तो आइए बजट को लेकर जरा हर रंग को परख लिया जाए, क्योंकि इस रंग के साथ एक बात तो है, यह बजट काबिल है। जी, काबिल बजट के भीतर झांक के देखा जाए इस देश की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, और जो सबसे बड़ी मुश्किल है क्या उसका जिक्र इस काबिल बजट के भीतर है। मुश्किल क्या है, आइए पहले ही रिपोर्ट उसी पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में देश के युवाओं से जुड़ी बातें तो बहुत कही, लेकिन बातों से निकलेगा क्या, ये समझना मुश्किल है। क्योंकि युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने से लेकर 600 जिलों में स्किल इंडिया के विस्तार जैसे तमाम ऐलान उम्मीद भले जगाए, लेकिन रोजगार के संकट से जूझते देश को रोजगार घाटे से कैसे उबारेंगे, ये वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री साफ कर नहीं पाए। रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दृष्टि से सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो इस बजट में साफ साफ नजर आती है। क्योंकि देश का सच तो यही है कि 10 से 24 बरस की उम्र के बीच 36 करोड़ युवा हैं, और अगर 35 बरस तक ले जाइएगा तो युवाओं का आंकड़ा 46 करोड़ पार कर जाएगा। यानी किसी जमाने में ब्रेन ड्रेन से जूझने वाले देश में अब ब्रेन की कमी नहीं है, लेकिन रोजगार का आलम यह है कि जिस सरकार ने हर बरस 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, और जिस सरकार के मुखिया ने युवाओं की ताकत को हर चुनावी रैली में अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताया, वही सरकार, वही सत्ता सबसे कम रोजगार दे पा रही है। और बजट में ये सारी स्थितियां गायब हैं। जी, युवाओं की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी कितना रोजगार दे पाए, और 40 करोड़ पार युवा भारत में कितना रोजगार दिया जा रहा है, जरा इसे भी समझ लें। क्योंकि 2014 में इस देश में 4,93,000 युवाओं को रोजगार मिला, लेकिन 2015 में ये घटकर 1,35,000 पर आ गया। और इतना ही नहीं, 2016 में भी यह 1.5 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में 2017 में भी कोई बड़ा बदलाव कैसे आएगा, ये सवाल सिर्फ अच्छे या बुरे दिन कैसे होंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, इसका नहीं है। सवाल तो युवा भारत के भीतर के आक्रोश का है। गांव में मनरेगा के जरिए तो खप जाएगा, लेकिन शहर दर शहर होगा क्या? यानी प्रोफेशनल्स को लेकर भी नई सोच नहीं, और वह भी तब जब अमेरिका में जिस तरह H-1B वीजा को लेकर ट्रंप ने चाल चली, और उसका सबसे बुरा असर भारत के ही IT प्रोफेशनल्स पर पड़ना तय है। और इन सब के बीच भारत का सच यह है कि ई-कॉमर्स सेक्टर में फंडिंग कम हो रही है, वहां उम्मीदों के मुताबिक रोजगार पैदा हो नहीं रहे। स्टार्टअप कैंपेन ढीला पड़ता दिख रहा है, और 2 बरस में 400 से ज्यादा स्टार्टअप बंद भी हो गए, क्योंकि फंडिंग वहां भी नहीं। असंगठित क्षेत्र में नोटबंदी से फैली 27 करोड़ बेरोजगारी में रोजगार का कोई रोड मैप बजट में नहीं है। एक इशू, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार कैसे दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े भाषण किए हैं। पिछले साल कितना 1.5 लाख, हाउ मेनी पीपल, 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। ठीक है, दिस इज अ शेमफुल थिंग। ठीक है, 2 करोड़ की बात की थी, इस पे एक बात नहीं बोली। यानी सवाल इतना पर नहीं, सवाल तो यह भी है कि इस दौर में जो तमाम सेक्टर्स में मंदी आई है और वहां से भी रोजगार छिना है, तो ऐसे में युवा भारत की उम्मीद कहां बंद है? क्योंकि बजट में तो इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। यानी जवाब क्या वाकई नहीं है? और सरकार माने ना माने, देश में इस वक्त सबसे बड़ा संकट रोजगार की कमी का है। क्योंकि युवा होता देश अगर बेरोजगारी का दंश झेलेगा, तो फिर वो कहां, कब, कैसी राह पकड़ लेगा, यह भी कोई नहीं जानता। देखना तो होगा इस दिशा में। रोजगार अगर देश में पैदा नहीं होंगे तो रास्ता वाकई किस दिशा में देश को ले जाएगा, ये आने वाले वक्त में उन्हीं युवाओं के जरिए समझा जाए या पहले समझ लिया जाए। लेकिन इन सब के बीच जिक्र काबिल बजट का है, तो एक तस्वीर टैक्स को लेकर भी। रियायत है, राहत है, जिनकी कमाई 10 लाख के भीतर की है। ये आपके स्क्रीन पर जो रेंग रहा है, उसमें 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं है। 4 लाख से स्थिति शुरू होती है, कितना टैक्स दिया जाएगा, और 10 लाख तक की स्थिति अगर परखने की कोशिश कीजिए तो आप 12,500 रुपए अब बचा पाएंगे। पहले जो टैक्स आप देते थे वह 1,25,000 था 10 लाख में, अब 1,12,500 देने होंगे। और ये एक सिलसिला है जो टैक्स की रियायत शुरुआती दौर में हुई है, और एक बड़ा सवाल था क्या हर स्लैब में इस तरीके से रियायत होगी या नहीं होगी, यह कहीं चीजें उलझती चलेगी और नहीं हो पाया। बहरहाल दोबारा लौटिए इस काबिल बजट पर, क्योंकि इस काबिल बजट के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने जब बजट पेश होने के बाद उसे डिकोड करना शुरू किया, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे इस दिशा में चले गए कि शायद देश एक सुधार की दिशा में जा रहा है। हर क्षेत्र में सुधार, 1 2 नहीं 10 क्षेत्रों में सुधार की दृष्टि प्रधानमंत्री ने अपने
भाषण में या कहें प्रतिक्रिया में जता दी जो उन्होंने बजट को लेकर कही। इस रिपोर्ट को देखिए। जब क्रांति नहीं हो सकती तो रिफॉर्म से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन रिफॉर्म की परिभाषा होगी क्या, ये जनता नहीं सत्ता तय करेगी। 3 बरस बाद बुलेट ट्रेन की बात नहीं होगी, लेकिन ट्रेन को ज्यादा सक्षम बनाने पर बात होगी। तो यह रेल रिफॉर्म होगा। रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया है। इससे अब पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसको इंटीग्रेटेड प्लानिंग में मदद मिलेगी। राजनीतिक चंदे के गोरख धंधे को बंद किया नहीं जाएगा। 20,000 से 2,000 के कैश चंदे पर लाकर नए जुगाड़ के रास्ते जरूर खोले जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा। ब्लैक मनी पर कानून काम कब करेगा, इस पर खामोशी बरत देश को चूना लगाकर भागने वालों की संपत्ति जब्त करने का नया फरमान जारी होगा। तो यह ब्लैक मनी रिफॉर्म होगा। चुनाव के अंदर डोनेशन एकत्र करने की नई योजना भी वित्त मंत्री जी ने देश की आशा, आकांक्षा और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के अनुरूप आज प्रस्तुत की है। 10 से 50 लाख तक के वेतन भोगी को 12,500 रुपए की राहत दे दी जाएगी और 50 लाख से ज्यादा की कमाई वालों पर 10% सरचार्ज लगाकर एक नया टैक्स रिफॉर्म शुरू हो जाएगा। रोजगार ना दे पाने पर जन आक्रोश गांव में ना पनपे तो मनरेगा ही आखिरी आस होगा। यानी कांग्रेस की विफलताओं के स्मारक को पोखर खुदवाते हुए बरकरार रखने के लिए 48,000 करोड़ देने का ऐलान होगा। तो फिर ये मनरेगा का भी रिफॉर्म होगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके लिए भी अब तक जितना हुआ है किसी भी वर्ष में ना हुआ हो इतना रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। और किसानों को उपज की कीमत मिले ना मिले, मगर कर्ज देने के लिए किसानों से दरियादिली दिखाई जाएगी। किसानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे या ना दे, लेकिन बीमा योजना जुड़ेगी। तो यह किसानी रिफॉर्म होगा। और 50 करोड़ के कारोबारियों को 5% टैक्स रियायत देकर साथ जोड़े रखने का यह कारोबार रिफॉर्म भी होगा। और इतना ही नहीं, इन सब के बीच रोजगार कैसे पैदा होंगे इसका रास्ता न सूझे तो युवाओं को स्किल इंडिया का रास्ता दिखाकर प्रोफेशनल्स के लिए नायाब रिफॉर्म की परिभाषा भी गढ़ ही ली जाएगी। और 3 लाख रुपए के कैश ट्रांजैक्शन को रोककर काले धन से पनपते तमाम धंधों पर सीधी चोट कर दी जाए तो क्या इसे कैश रिफॉर्म कहा जाएगा? और एक कदम आगे बढ़ाने पर सारे हालात को अगर डिजिटल भारत का सपना दिखाते हुए डिजिटल इंडिया से जोड़ दिया जाए और उसी की मशक्कत करते हुए बजट भी दिखाई दे तो क्या यह डिजिटल रिफॉर्म होगा, यानी भारत की नायाब तस्वीर। कर प्रणाली में जो सुधार और संशोधन किए हैं उससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, उद्योगों की स्थापना होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। यानी रिफॉर्म के ऐसे 10 कमांडमेंट्स या 10 हुक्मनामे जिसके जरिए पहली बार देश महसूस कर सके कि उसकी जगह बजट में कहीं हो या ना हो, लेकिन बजट का प्रभाव तो उस पर पड़ेगा ही। यानी देश के भीतर जिन सवालों का जवाब बीते 70 बरस से मिल नहीं पा रहा, उसमें हर क्षेत्र में सुधार के लिए उठते कदम ये तय कर रहे हैं कि आने वाला वक्त कुछ तो नया होगा, बदला हुआ होगा। और पुराने एहसास जो कहीं सिंचाई तो कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल, कहीं इलाज के लिए हॉस्पिटल, तो कहीं पीने के साफ पानी की जरूरत, यानी न्यूनतम की लड़ाई लड़ते हुए संघर्ष को क्या भुलाया जा सकता है या फिर बदला जा सकता है? कैसे आने वाले वक्त में हर क्षेत्र में सुधार की सोच तले सत्ता की निगरानी में नागरिकों को लाया जा सकता है, उनकी जरूरतों पर निगरानी रखी जा सकती है। और ये अंदाज बिचौलिए, दलाली, ब्लैक मनी, करप्शन की परिभाषा को भी बदल देंगे। यानी हर फैसले के साथ ईमानदारी का सरकारी राग तेज होगा। प्रयास तो उसी का है, लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे सवाल खामोश है। मसला जितने निर्णय लिए गए अमल में कौन कैसे लाएगा, जिम्मेदारी किसकी होगी, वक्त कितना लगेगा? शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब कभी नहीं मिलता और इस बजट में भी फैसला यहीं पर आकर आजाद हो जाता है। यकीनन बजट तो अगले बरस भी रखा जाएगा और यकीनन वादे उस वक्त भी किए गए होंगे और यकीनन इससे पिछले बरस भी बजट रखा गया, उसमें भी वादे किए गए। कहां पर, कैसे, किस रूप में, किसे जिम्मेदारी दी गई कि आप इसे पूरा ना करेंगे तो फिर ये जिम्मेदारी आपकी होगी? या किस सरकार ने कहा अगर वादे पूरे ना हुए या जो कहा जा रहा है वो पूरे ना हुए तो फिर अगला बजट ही नहीं रखेंगे? हिम्मत का काम है। लेकिन बहरहाल
एक हिम्मत का काम हुआ, रेलवे बजट इस बार बजट के साथ समाहित कर दिया गया और 10 पॉइंट उसमें भी या कहीं 11 डब्बे निकल कर आए। क्या क्या सुधार किए जाएंगे? बहुतेरी बातों का जिक्र नहीं है। आप सोच रहे होंगे आपके इलाके में नई ट्रेन का ऐलान हुआ या नहीं हुआ, इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। टिकट बढ़ा घटा कोई जिक्र नहीं कर रहा है। क्या होगा आने वाले, बहुत सारे सवाल हैं। इस वक्त हमारे साथ रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भी जुड़े हैं। मनोज सिन्हा जी, ये सवाल तो हर जहन में है, रेल बजट नहीं तो इससे हासिल हुआ क्या? रेल बजट की अलग से आवश्यकता मुझे लगता है इस देश में अब रह नहीं गई थी और इसको सोच विचार करके फैसला सरकार ने किया था। सबसे बड़ा फायदा मैं मानता हूं कि 1 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल सेफ्टी फंड का निर्माण, रेलवे की कैपेसिटी ऑगमेंटेशन में जनरल बजट से 55,000 करोड़ रुपए की सहायता, ये 2 बड़े काम हैं जो जनरल बजट के साथ होने के कारण हो सके हैं। नहीं तो फिर जिक्र इस बार बुलेट ट्रेन का क्यों नहीं हुआ? इसका तो लगातार आप लोग जिक्र करते रहे। नहीं, मुझे लगता है कि ये भ्रम कई लोगों को समय समय पर हो जाता है और हाई स्पीड ट्रेन हमारा कमिटमेंट है। चुनावी घोषणा पत्र में ये बात हमने लोकसभा चुनाव के पहले कही थी। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए सीएमडी का सिलेक्शन हम कर चुके हैं, डायरेक्टर की पोस्ट एडवर्टाइज कर चुके हैं। जैसे ही वो चार्ज लेंगे वो काम तेज गति से शुरू हो जाएगा। और भी रेल खंडों पर अध्ययन काफी आगे बढ़ गया है। आने वाले दिनों में उन रेल खंडों पर भी हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत काबिल बजट हमने लिखा है, लेकिन हमें लगता है कुछ वादे ऐसे हैं इस दौर में, किस रूप में भरोसा और उम्मीद जगाई जाए।